वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th SST सिविक्स की बुक का चैप्टर 6 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। देखिए, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कोने पर होना या फिर किसी चीज़ से वंचित होना। ये होता है मार्जिनलाइज्ड हो जाना। अब कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे चैप्टर 5 में, उसमें हमने समझा था कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। अब मार्जिनलाइजेशन को कन्फ्रंट करना यानी कि उसका सामना करना। किसी भी चीज़ को कन्फ्रंट करने का मतलब होता है उसका सामना करना। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था दो अलग अलग ग्रुप्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में कि किस तरीके से वो इनइक्वालिटी को, असमानता को झेलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को झेलते हैं। भले ही वो पावरलेस है, ऐसे ग्रुप्स ने फाइट किया है, स्ट्रगल किया है उन लोगों के खिलाफ जो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या फिर जो उनको डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ आवाज़ उठाई है मार्जिनलाइज्ड लोगों ने। मार्जिनलाइज्ड लोगों ने अटेम्प्ट किया है कि अपनी सिचुएशंस को वो प्रिजर्व करके रख सकें। बेसिकली जो उनकी इतनी लंबी हिस्ट्री रही है वो उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। चाहे रिलीजियस सोलेस हो, आर्म्ड स्ट्रगल हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, देयर अपीयर्स टू बी नो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब आप कैसे अपनी आइडेंटिटी को बचा करके रख सकते हैं या फिर खुद को मार्जिनलाइज होने से बचा सकते हैं, या कैसे अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये चैप्टर ना हमें यही सिखाएगा। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने जो लॉज बना रखे हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कौन से कानून हैं उसके हक में, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे केसेस में द चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज़ डिपेंडेड ऑन द सर्कमस्टांसेस दैट द मार्जिनलाइज्ड फाइंड देमसेल्व्स इन। मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया है। जैसे कि हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी हैं, किस तरीके से उनको उनके जंगलों से निकाला गया। फिर अब हम पढ़ेंगे कैसे उसको रोकने के लिए सरकार से एक एक्ट बना जब ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया, जब ट्राइबल्स ने स्ट्रगल किया। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स चैलेंज करते हैं एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ को, यानी कि जो असमानताएं समाज में फैली हुई हैं किस तरीके से उनको चैलेंज किया जाता है। ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आदिवासी, दलित, मुस्लिम, विमेन एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स आर्ग्यू दैट simply by being citizen of a democratic country they possess equal rights that must be respected। तो चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम, विमेन, आदिवासी, मार्जिनल ग्रुप, सब ये बोलते हैं कि क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं इसलिए हमारे पास समान अधिकार हैं और हमारे अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और उनका सम्मान भी होना चाहिए। तो काफ़ी सारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना वो किस तरीके से मार्जिनलाइज ग्रुप की मदद करता है उनकी स्ट्रगल में। एज अ पार्ट ऑफ दिस वी विल लुक एट हाउ राइट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू लॉज टू प्रोटेक्ट ग्रुप्स फ्रॉम कंटिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि जो राइट्स थे, जो हमारे अधिकार थे, उनसे कैसे कानून बन गए ताकि मार्जिनलाइज ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जा सके, और किस तरीके से गवर्नमेंट के जो एफर्ट रहे हैं पॉलिसीज़ बनाने के ताकि समानता सभी लोगों को मिले और हर एक ग्रुप का देश में डेवलपमेंट हो। ये बेसिक था कि इस चैप्टर में है क्या। तो बेसिकली इस चैप्टर में ना हम कई सारे राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और सरकार के कानूनों के बारे में पढ़ेंगे जो मार्जिनलाइज ग्रुप को पावर देते हैं। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का आह्वान करना, यानी अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप फंडामेंटल राइट्स की शरण ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू हैव लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक lays down the principle that make our society and polity democratic। यानी कि जो हमारा संविधान है, हम डेमोक्रेसी हैं, हमें कैसे पता लगता है, हमारे संविधान से पता लगता है। हमारे पास समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, ये भी हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता लगता है। तो सारी चीज़ें, जो हमारा देश है ना, ये कैसा होगा, क्या होगा इस देश में, सब कुछ हमें संविधान से ही पता लगता है। तो हमारे जो राइट्स हैं वो भी डिफाइन किए गए हैं। दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इन्हीं से हमें पता लगता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली।
समानता का अधिकार है ना, इसलिए सभी को समान रूप से मिला हुआ है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, हम सभी के पास बिल्कुल बराबर अधिकार हैं इस देश में। As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. तो जो marginalized communities हैं उन्होंने किस तरीके से इन rights का इस्तेमाल किया है? पहला, by insisting on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice done to them. क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं सभी के पास, इसीलिए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है ना, उन्होंने सरकार को इन्वोक किया, सरकार से कहा कि देखो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, लाइक इक्वालिटी का अधिकार, हमें आप हमारे घर से नहीं निकाल सकते। दूसरा, उन्होंने इंसिस्ट किया सरकार को कि ये जो हमें राइट्स मिले हुए हैं इन पर कानून बनाए जाएं और उन कानून को लागू भी करवाया जाए। इन सम इंस्टेंसेस द स्ट्रगल ऑफ मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज। तो कई प्रोटेस्ट हुए, जो स्ट्रगल हुई, इसकी वजह से सरकार को नए कानून बनाने पड़े इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो भाई फंडामेंटल राइट्स हैं तो आपको कुछ कानून भी तो बनाने पड़ेंगे ताकि उन राइट्स को हम आसानी से इस्तेमाल कर सके। आर्टिकल 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अछूत कहते थे ना, ये तो पहले ज़माने में शायद अगर मूवीज़ देखोगे पुरानी तो उसमें आपको ये अछूत शब्द काफ़ी बार सुनने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो अछूत और ये सब बकवास थी ना, ये सब सरकार ने कहा हमारे संविधान में लिखा गया कि ये सब नहीं चलेगा। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। ऊंच नीच छुआछूत सब खत्म। What this means is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. पहले क्या होता था, जो अछूत या फिर जो नीची जाति होती थी उनको कुएं इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते थे, मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, पार्क नहीं जाने दिया जाता था, उनको बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने से रोका जाता था। तो अब आप ऐसा, अब कोई भी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1957 के बाद, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, तब से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, इन पर जाने से कोई भी किसी को नहीं रोक सकता, अनलेस वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सरकारी प्रॉपर्टी पर कोई किसी को एंटर करने से नहीं रोक सकता है अगर वो सही काम के लिए जा रहा है। तो पढ़ाई करने से पहले दलित को रोका जाता था, अब कोई नहीं रोक सकता। मंदिर में जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड दैट दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन फैक्ट अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल क्राइम नाउ। अगर आप कोशिश करेंगे ना किसी के साथ गलत व्यवहार करने की, किसी को नीचा बोलने की, या ये कहने की तेरी तो जात ये है इसलिए तुझे ये काम करना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए, तो दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस नाउ। उस पर्सन को जो ऐसा कर रहा है किसी के साथ, उसको जेल हो सकती है। There are other sections in the Constitution that help to strengthen the argument against untouchability. For example, Article 15 of the Indian Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. इसका मतलब है किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके धर्म के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर, जात के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, वो कहाँ पैदा हुआ है। अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा था, जो चैप्टर था ऑन इक्वालिटी। दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय दलित टू सीक इक्वालिटी वेयर इट हैज़ बीन डिक्लाइंड टू देम या फिर डिनाइड टू देम। ये समानता का अधिकार आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17, इसका इस्तेमाल दलित के द्वारा किया गया क्योंकि पहले दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उनको फेस्टिवल्स नहीं मनाने दिए जाते थे, बहुत बुरा होता था। तो अब कोई उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है, Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental right in a situation where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government. अगर सरकार भी गलत करती है ना तो भी वो कोर्ट में जा सकते हैं। अब आगे एक ये जो है ना पिंक कलर का बॉक्स, ये एक पोएम है। पोएम रिटन बाय सोयराबाई, द वाइफ ऑफ वेल नोन भक्ति पोएट चोखा मेला फ्रॉम 14th सेंचुरी महाराष्ट्र। दे बिलोंग टू महार कास्ट, जिसको अनटचेबल समझा जाता था। तो इसमें देखिए, अब बॉडी इज़ अनक्लीन दे से, तुम्हारी बॉडी गंदी है वो कहते हैं,
Only the soul is untainted, but the impurity of the body is born within the body. By which ritual does the body become pure? तो वो कहती हैं कि किस तरह से बॉडी प्योर होती है। हम तो सिर्फ अपनी सोल को, अपनी आत्मा को ही प्योर कर सकते हैं, हमारी आत्मा कोई नहीं छू सकता। इस तरीके की बातें वो कहते हैं। नॉट अ क्रीचर हैज़ बीन बॉर्न एक्सेप्ट इन अ ब्लडी वूम्ब। हर बच्चा अपनी माँ की कोख में ही पैदा होता है, यही तो गॉड की ग्लोरी है। डिफाइलमेंट एग्जिस्ट विद इन, मतलब गंदगी तो हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करती है, बॉडी अंदर से गंदी होती है। मतलब बहुत ही बड़ी बात ये बोलती है, क्योंकि इनको हमेशा मतलब जो अनटचेबल्स या फिर जो दलित्स होते थे उनको बोला जाता था कि तुम गंदे हो, इससे तुम्हें दूर रहना चाहिए ऊंची जात से। तो यहाँ पर सोहराबाई क्या कर रही हैं कि जो प्योरिटी का आइडिया है उसको चैलेंज कर रही हैं कि जब हम लोग बॉर्न होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम इम्प्योर, पूरी बॉडी एक बच्चे की खून से लथपथ होती है जब वो माँ के शरीर में से निकलता है। तो ये गंदगी है क्या? हम गंदे हैं, हमारे थॉट्स गंदे हैं, या हमारा शरीर गंदा है? गंदा एक्चुअली में है क्या? ये क्वेश्चन कर रही हैं। तो काफ़ी मतलब थॉट इन्वोकिंग ये चीज़ है। अब आगे पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में हमें क्या क्या हक मिले हैं। तो आर्टिकल 15 मिला है हमें राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 17 मिला है हमें राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ में आ सकता है, या फिर वो जो आपके मैच द फॉलोइंग करने में भी आपको इस तरीके से आ सकता है कि भाई आर्टिकल 15 क्या है, मैच करो आर्टिकल 17 क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स और लॉज पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सारे के सारे अधिकार मिले हैं, और अगर हमारे इन अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, और जो हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है उसको फिर सज़ा ज़रूर मिलेगी। लाइकवाइज अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो दलित कम्युनिटी है उसने मेनली 15 और 17 आर्टिकल का इस्तेमाल किया है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब और भी हैं कम्युनिटीज़ जैसे कि मुस्लिम्स, उन्होंने कौन से आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया है? दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप लाइक मुस्लिम एंड पारसीज हैव द राइट टू बी द गार्डियन ऑफ द content of their culture as well as the right to make decision on how best this content is to be preserved। इसका देखिए मतलब ये निकल के आता है कि हर कम्युनिटी के पास अपना कल्चर सहेजने का अधिकार है, ठीक है, अपने कल्चर की एजुकेशन देने का उनको अधिकार है। और बेसिकली क्या है ना, इसमें जो हमें अधिकार मिले हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये अधिकार मिले हुए हैं कि वो अपने कल्चर और एजुकेशनल राइट्स को प्रिजर्व रख सकते हैं, यानी कि उनका कल्चर पढ़ने से या फिर उनके कल्चर की एजुकेशन फैलाने से उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। दस बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चरल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू सच ग्रुप्स। कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट कल्चर ऑफ द ग्रुप इज नॉट डोमिनेटेड नॉर वाइप्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो देखो क्या है कि अगर एक देश है, जैसे सपोज करो इंडिया है, ठीक है, मैं किसी धर्म का जाति का नाम नहीं ले रही हूँ, सपोज करो कि 80% ए ग्रुप है, ठीक है, 14% बी ग्रुप है, और बाकी जो बचा हुआ है वो सी डी अलग अलग जो है कास्ट या फिर अलग अलग धर्म है। अब 80% जो ग्रुप है उसके जो फेस्टिवल्स होंगे वो ज़्यादा मनाए जाएंगे देश में, है ना, क्योंकि वो काफ़ी बड़े संख्या में हैं। बट बाकी ये जो 14 और 1% या 3% ये जो हैं, हो सकता है ये अपने फेस्टिवल्स को इतने अच्छे से ना मना पाएँ अगर डेमोक्रेसी ना हो। इसीलिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है और सबको अपने त्यौहार मनाने का हक है, सबको अपना कल्चर अच्छे से प्रिजर्व करके रखने का, उसके बारे में एजुकेशन फैलाने का हक है। तभी हमारे देश में सारे कल्चर्स, सारे धर्म अच्छे से पनप रहे हैं। अब लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, as you have read, the government makes laws to protect its citizens। सरकार जो है वो कानून बनाती है ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। Yet this is not the only way in which it takes action। सिर्फ एक यही वे नहीं है, कानून बना के ही सिर्फ सरकार एक्शन नहीं लेती है, और भी कई तरीक़ों से लेती है। There are specific laws and policies for the marginalized in our country। तो specific laws और policies हैं हमारे देश में marginalized लोगों के लिए। There are policies or schemes that emerge through other means like setting up of a committee or by undertaking a survey।
हम कई बार जैसे कि कास्ट सर्वे होता है या फिर जनसंख्या गणना होती है, तो उसमें भी काफ़ी सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी पॉलिसीज़ या कौन सी स्कीम्स का कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। द गवर्नमेंट देन मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसी इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो कई सारी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ ना, तो सरकार ना बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम चलाती है जिसमें जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, या फिर एजुकेशन में उनको सब्सिडी मिलेगी, या उनको फ्री राशन दिया जाएगा, या बहुत सारी इस तरीके की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चलाती रहती है। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस क्या होता है? As a part of their effort to implement the constitution, both state and central government create specific scheme for the implementation in tribal areas or in areas that have high Dalit population. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत ना स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाती है ऐसे इलाकों के लिए जहाँ पे या तो काफ़ी सारे दलित्स रहते हैं या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड hostels for students of Dalit and Adivasi communities so that they can avail of educational facilities that may not be available in their localities। तो कई बार ना सरकार हॉस्टल्स बना देती है दलित, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दलित हैं या फिर बहुत ज़्यादा ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पर स्कूल्स बनवा देती है गवर्नमेंट, और बहुत ही सस्ते दरों पर उनको वहाँ पर स्कूल में एडमिशन दिलवा देती है ताकि उनको भी अच्छी एजुकेशन मिल सके जहाँ पर एजुकेशन की कमी थी। तो इस तरीके से सरकार काम करती है। इन एडिशन टू providing certain facilities, government also operates through laws to ensure that concrete steps are taken to end inequity in the system। अब सरकार पॉलिसीज़ वगैरह तो बनाती है, इसके अलावा सरकार ऐसे भी स्टेप लेती है, ऐसे कानूनों के थ्रू वो देखती है कि जो हमारे पॉलिसीज़ हैं या फिर जो कानून है इसमें क्या असमानता तो नहीं फैल रही है, मतलब है कि जिसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही है वहाँ तक पहुँच रही है या नहीं। मतलब दलित बच्चे के लिए निकाला गया कि उसको एडमिशन मिलना चाहिए स्कूल में, तो ये भी सरकार ध्यान रखेगी ना कि उसको एक्चुअली एडमिशन मिल रहा है या फिर बीच में वो पैसा खाया तो नहीं जा रहा। वन सच लॉ पॉलिसी इज़ द रिजर्वेशन पॉलिसी दैट टुडे इज़ बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेंशियस। अब देखिए SC ST ये दो रिजर्वेशन होते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्व रखी जाती हैं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि सदियों से SCs, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ गलत होता आया है, तो उनके कंपनसेशन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर हर किसी के पास को यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ ये ना रेस का एरिया है, यहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है। अब एक बच्चा है जिसको बहुत अच्छा कोच मिला हुआ है बचपन से और उसको बचपन से ही तैयारी कराई जा रही है। एक बच्चा है जिसको पता ही नहीं है कि भागते कैसे हैं, ठीक है, और एक ऐसा बच्चा है मगर इसके पास जूते वगैरह हैं। एक ऐसा बच्चा है कि जिसके पास जूते तक नहीं है पैर में पहनने के लिए, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिली है बचपन से। अब बताओ अगर सबको हम लोग यहीं से दौड़ाना शुरू कर देंगे तो रेस में जीतने के चांसेस किसके होंगे? इसी के तो होंगे, इनका क्या होगा? इसीलिए सरकार लेकर के आई, या फिर हमारा जब संविधान बना तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण दिया गया, ताकि क्योंकि कुछ परिवार संपन्न होते हैं वो कोचिंग भी दिलवा सकते हैं अपने बच्चों को और बहुत ही अच्छे महंगे स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चे को स्कूल भेज पाते हैं, सरकारी स्कूल में भी उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता, उनके पास ट्यूशन या फिर कोचिंग का तो बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है। तो भाई उन बच्चों को कुछ थोड़े कम नंबरों पर एडमिशन मिल जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे पढ़ते हैं। द लॉज विच रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित्स एंड आदिवासीज आर बेस्ड ऑन एन इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट सोसाइटी लाइक आर्ट्स वेयर फॉर सेंचुरीज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हैव बीन डिनाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड टू वर्क इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू स्किल्स और वोकेशन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड टू स्टेप इन एंड असेस दीज सेक्शन। देखो इसका ये मतलब निकल के आता है ना कि सदियों से जिनके साथ गलत होता आया है, सदियों से उनको कहा गया है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो भाई वो डॉक्टर कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते ना वो डॉक्टर, वो तो किसी के घर में सफाई करने का ही काम कर पाएंगे जब आप उनको एजुकेशन का राइट ही नहीं देंगे। तो अब सदियों से जिनके साथ ऐसा गलत होता आया है तो उनके परिवार में ना पैसा होगा ना ही रिसोर्सेज होंगे आगे बढ़ने के, तो सरकार ने इसलिए उनको लेडर में थोड़ा सा आगे रखने की कोशिश करी है ताकि वो थोड़ा जल्दी आगे बढ़ पाएँ बाकी लोगों के कंपैरिजन में, या फिर बाकी लोगों तक वो पहुँच पाएँ किसी तरह। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये काम कैसे करती है?
Government across India have their own list of scheduled caste और दलित्स, scheduled tribe, बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। तो भाई गवर्नमेंट के पास ना पूरी की पूरी लिस्ट होती है कि कौन कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब है, ये सारा का सारा सेंसस का डेटा से लिया जाता है। शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, इन सब का डेटा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज़ इट्स लिस्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये लिस्ट होती है। स्टूडेंट अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी जाँच करके, जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, परिवार से परिवार में बनते ही जाते हैं, ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जो पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करते हैं। मैनी गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल्सो आस्क फॉर कैंडिडेट टू मेंशन देयर कास्ट ट्राइब स्टेटस, तो मेंशन करना होता है फॉर्म में, और फिर उसके बाद जब एडमिशन लेना होता है तो सर्टिफिकेट शो करना होता है। इफ़ अ पर्टिकुलर दलित कास्ट और अ सर्टेन ट्राइब इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट देन अ कैंडिडेट फ्रॉम दैट कास्ट और ट्राइब कैन अवेल ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो अगर वो सर्टेन ट्राइब या सर्टेन कास्ट के हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है ना, तो वो जा सकते हैं और मतलब वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर्टिफिकेट तो कोई भी बनवा लेगा, नहीं, कोई भी नहीं बनवा सकता है। पूरी जांच की जाती है उस सर्टिफिकेट को बनवाने से पहले, और तभी वो सर्टिफिकेट बनता है उन्हीं लोगों का जो उस पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब को बिलोंग करते हैं। अब कॉलेजेस में एडमिशन के लिए स्पेशली टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सच एज मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट set a definite cutoff marks. This means that not all Dalits and tribal candidates can qualify for admission, but only those who have done reasonably well and secured marks above the cutoff point. तो भाई ये कट ऑफ आती है, उस कट ऑफ को सबको ही क्रॉस करना होता है। हाँ, बाकी SC/ST की जनरल से 10-20 नंबर कम ज़रूर होते हैं, बट कट ऑफ तो सबको क्लियर करनी ही पड़ती है। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर दीज स्टूडेंट्स, तो स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी इन स्टूडेंट्स को दी जाती है। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये हम आगे अगले साल 9th क्लास में भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, स्टेट वन रीज़न वाई यू थिंक रिजर्वेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस टू दलित्स एंड आदिवासीज। तो भाई अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता ना, तो दलित्स की आज भी आज़ादी के 80 साल बाद ऑलमोस्ट यही कंडीशन होती जो 100 साल पहले थी। अगर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कभी वो रिसोर्सेज ही नहीं आ पाते, उनको कभी भी पढ़ने का हक मिलता नहीं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि अपनी क्लास में ना उनको मतलब सारी सफाई करनी होती थी और उनको पानी भी पीने को नहीं मिलता था अपने स्कूल में। फिर भी सोचो वो मतलब कितनी मेहनत करके वो आगे पढ़े होंगे। स्कीम्स हैं आप लोगों को मेंशन करनी है, इसी चैप्टर के थ्रू हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये आगे का जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।